देखो विद्युत वाहक बल की निर्भरता, विद्युत वाहक बल की निर्भरता। देखो इसकी निर्भरता किस किस पर निर्भर करेगा, एक तो जो प्लेट है इस प्लेट पर, हाँ वही इलेक्ट्रोड या प्लेट दोनों बोलो, और दूसरा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य पर ना, सांद्रता पर नहीं करता। देखो विद्युत अपघट्य पर कुछ ना कुछ रूप से प्रभावित होगा, और दूसरा उसके प्लेट पर। अब प्लेट पर कैसे प्रभावित होगा वो सामने पढ़ेंगे, साथ में विद्युत अपघट्य भी। फिलहाल अभी इतना ही लिखो। इसकी निर्भरता दो चीज़ों पर निर्भर करती है, कौन कौन से, एक तो दोनों प्लेटों पर और दूसरा विद्युत अपघट्य पर। विद्युत वाहक बल सेल की प्लेट तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, देखो समझा रहा हूँ। विद्युत अपघट्य प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि अब उसकी प्रकृति कई प्रकार से होगी ना, जैसे ZnSO4 ले लिए या उसकी जगह पर H2SO4 ले लिए। कोई में तनु अम्ल है, कोई में सांद्र अम्ल है, तो कुछ ना कुछ प्रभावित कर सकता है। तनु अम्ल में क्या रहता है, पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और सांद्र में कम, तो वहाँ पर भी प्रभावित कर सकता है। साथ में प्लेटों के जो दूरी है, नहीं दूरी पर तो प्रभावित नहीं करेगा, उसके क्षेत्रफल पर भरे करेगा। समझ में आ गया विद्युत अपघट्य की प्रकृति किस किस बात पर निर्भर करता है वो लिख लेना। अब किस किस बात पर निर्भर नहीं करता है वो लिखना है। EMF निम्न बातों पर निर्भर नहीं करता। EMF निम्न बातों पर निर्भर नहीं करता। हो गया। देखो कौन कौन से बात पर निर्भर नहीं करता जान लो। अभी क्या लिखे हो, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसकी मात्रा या सांद्रता पर नहीं। सांद्रता मतलब मात्रा, जितना मात्रा बढ़ाओगे मात्रा कितना भी रहे उस पर निर्भर नहीं करेगा। कौन, विद्युत वाहक बल। क्योंकि परिपथ को क्या करो, मतलब एकांक आवेश को पूरे परिपथ में से तो गुजारना ही है, चाहे उसकी मात्रा कितना भी रहे, चाहे 10 ml लो चाहे 20 ml लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विद्युत अपघट्य की मात्रा पर तो निर्भर नहीं किया, हाँ उसकी प्रकृति पर जरूर कर सकती है। प्रकृति जैसे H2SO4 लिए तो ज़्यादा टाइम लग सकता है या कम टाइम लग सकता है। ठीक, तो समझ में आ गया। पहला विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर तो निर्भर नहीं किया। दूसरा इसके प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी भी कितना भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूरी चाहे 5 सेंटीमीटर रखो या 10 सेंटीमीटर, जो विद्युत मतलब एकांक आवेश है वो तो पूरे परिपथ में से ही निकलेगा ना, तो उस पर निर्भर भी नहीं किया। और तीसरा के आकार पर, ये आकार भी कैसे रहे उसकी कोई चिंता नहीं है। आकार कितना भी रहे, एकांक आवेश को क्या करना है, पूरे परिपथ में से गुजारना ही है। हो गया, तीनों बात समझ में आया। पहला सांद्रता पर निर्भर तो नहीं किया, दूसरा उसके प्लेट के आकार पर भी नहीं किया, तीसरा उसके दूरी पर भी निर्भर नहीं किया। सिर्फ दो ही चीज़ पर निर्भर किया, कौन, उसके प्लेट पर, और दूसरा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। लिख लो, निर्भर नहीं करता करके की हो ना, पहला पहला पॉइंट नहीं, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। हो गया।
दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर। तीसरा प्लेटों के आकार पर। प्लेटों के आकार पर हो गया। टर्मिनल विभवांतर, वही है टर्मिनल विभवांतर। देखो कोई भी हमारे पास मान लो धनावेश है, फिर से वहीं से आया, ईएमएफ निकाले थे ना, तो एकांक धनावेश को क्या किए थे, पूरे परिपथ में से प्रवाहित किए थे, तब सेल द्वारा जो ऊर्जा लगा था वही विद्युत वाहक बल कहलाया था। अब एकांक धनावेश यहाँ भी आएगा, उसको भी परिपथ में से प्रवाहित करोगे, नहीं, सिर्फ बाहर बाह्य परिपथ में। दोनों में अंतर समझ में आया? देखो एकांक धनावेश को जब पूरे परिपथ में से प्रवाहित किए तो सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ा वो क्या कहलाया, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और एकांक धनावेश को सिर्फ बाह्य परिपथ में से बस प्रवाहित किए तब टर्मिनल विभवांतर। दोनों में अंतर है। एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में से गुजारने पर सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। हो गया, उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आवेश को पूरे परिपथ में से प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही क्या है, विद्युत वाहक बल। ये एक अंतर हो सकता है, लिखो विद्युत वाहक बल का उपयोग घड़ी सेल, हाँ, बैटरी में करते हैं, वो सब आता है, जनरेटर, डायनेमो, ये सब में होता है। डायनेमो है। और इसका उपयोग विभवांतर का दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह है। दूसरा देखो, अब मैंने सेल का अस्तित्व खत्म कर दिया, मतलब सेल को ही समाप्त कर दिया, तो विद्युत वाहक बल खत्म होगा या नहीं होगा? क्यों? वाह, मान लो सेल में कार्य किया गया है तो वो कार्य खत्म होगा? नहीं होगा ना। एक सेल में मान लो 10 जूल कार्य किया गया है, देखो कोई धनावेश है, उसको पूरे परिपथ में से क्या किया गया, प्रवाहित किया गया। अब प्रवाहित करने पर सेल द्वारा मान लो 10 जूल कार्य हुआ, ठीक, कार्य हुआ तो वो खत्म तो नहीं होगा, कार्य तो वहीं रहेगा, सेल भले खत्म होगा। और विभवांतर ये वाला, ये इसका अस्तित्व खत्म होगा या नहीं होगा? क्यों? हाँ, विभवांतर खत्म ही होगा। देखो सेल खत्म तो विभवांतर ही कहाँ से निकलेगा? सेल ही नहीं है तो विभव कहाँ से निकाले, विभव में अंतर कहाँ से निकलेगा? ये हुआ। तो सेल खत्म होने पर मतलब इस परिपथ को भंग करने पर विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है और विभवांतर नहीं रहता। हो गया। तीसरा, हाँ, इसके कारण किसी सेल में क्या होती है, हाँ, करंट उत्पन्न होता है, मतलब धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी सेल में या किसी परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। लेकिन विभवांतर में धारा प्रवाहित होने के बाद क्या करते हैं, विभवांतर ज्ञात करते हैं। धारा ही प्रवाहित नहीं हुआ तो विभवांतर कैसे निकालोगे? और इसमें ये यदि नहीं है तो धारा ही प्रवाहित नहीं हो सकता।
क्योंकि एकांक धनावेश को चलाओगे तभी तो धारा बहेगी। क्लियर हुआ? पहला उपयोग वाला तो समझ में आ गया, उपयोग वाला आया ना। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, जनित्र में, डायनेमो में, सेल में आदि में किया जाता है। विभवांतर का उपयोग दो बिंदुओं के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या लिखे हो? यदि परिपथ का अस्तित्व भंग कर दिया जाए तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल कोई असर नहीं पड़ता, सेल का अस्तित्व रहेगा। ठीक, परिपथ यदि भंग किया गया तो विद्युत जो विभवांतर है वो भी नष्ट हो जाएगा, विभवांतर ही नहीं बनेगा, क्योंकि सेल के बगैर विभवांतर कहाँ से निकालोगे? तीसरा क्या लिखे थे? देखो, विद्युत वाहक बल लगाएंगे तभी क्या होगा? किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। विद्युत वाहक बल के बगैर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाओगे तब क्या होगी? धारा बहने लगेगी, तब सेल कार्य करेगा ना। जैसे धनावेश को चलाया परिपथ में, तब क्या किया? सेल कार्य करना स्टार्ट किया, तो उसमें क्या हुआ? धारा प्रवाहित हुआ। लेकिन विभवांतर में जब धारा प्रवाहित होगा तभी विभवांतर उत्पन्न होगा। धारा प्रवाहित हुए बगैर कहाँ से विभवांतर उत्पन्न हो सकता है? अब समझ में आए? तीनों अंतर को लिखो। पहला, ईएमएफ का उपयोग, विद्युत स्रोत जैसे सेल, जनित्र, डायनेमो, आदि में किया जाता है या आदि के लिए किया जाता है। हो गया? विभवांतर में लिखो, इसका उपयोग किसी परिपथ में दो विभव के बीच अंतर पता करने के लिए किया जाता है। हो गया? विद्युत वाहक बल में लिखो, परिपथ भंग कर देने पर, हाँ वही, परिपथ भंग कर देने पर भंग ज़्यादा है, वो फिजिक्स का शब्द है। देखो, परिपथ भंग कर देने पर इसका अस्तित्व समाप्त होगा। समाप्त नहीं होता या असर नहीं होता। हो गया? और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लिख लोगे ना? मेरा मोबाइल का चार्जिंग अब कम से कम 50% से नीचे हो गया होगा। विद्युत परिपथ भंग कर देने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लिख लिए क्या?
हो गया। तीसरा लिखो, इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसका तीसरा, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता